गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में जो 9th चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, इसके बारे में सर्वप्रथम सिज्विक ने बताया था। इसे सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। सिज्विक ने बताया, और इसके द्वारा हम संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या के लिए EAN प्रस्तावित किया गया। मतलब इन्होंने क्या माना था कि जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन लिगेंडों से उप सहसंयोजक बंध बनाकर अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको अक्रिय गैसों के समान करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो संकुल यौगिक का निर्माण जब होता है तो हमें पता है धातु और लिगेंड के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनता है, और धातु लोन पेयर, धातुओं के रिक्त संकृत कक्षकों में लोन पेयर ग्रहण किए जाते हैं। अब लोन पेयर ग्रहण किए जाते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर अक्रिय गैस के बराबर हो जाते हैं तो वो स्थायी हो जाते हैं, और अक्रिय गैस के बराबर नहीं रहते तो वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इसका EAN कैसा निकाला जाता है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था, धातु आयन अपने से अगली अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, अपने से अगली अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। विन्यास करने के लिए लिगेंडों के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब देखिए EAN ज्ञात कैसे किया जाता है किसी यौगिक में। EAN बराबर होता है धातु का परमाणु क्रमांक, भाई धातु के परमाणु क्रमांक का मतलब उसमें धातु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई परमाणु क्रमांक के बराबर। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, माइनस उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये फॉर्मूला लगाओगे EAN ज्ञात करने के लिए। EAN बराबर क्या होता है, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमको पता लग जाएगा कि वो अगली अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करते हैं या नहीं। अक्रिय गैस याद है ना आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है EAN के लिए। हाँ भाई, अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम 2, 10, 18, 36, 54 और 32, 86। तो मोस्टली जो 3D श्रेणी रहेगी तो वो एक क्रिप्टॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण हो। और अगर 36 इलेक्ट्रॉन है धातु परमाणु के पास लिगेंड बनाने के बाद, वो लिगेंडों से बंध बनाने के बाद 36 नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब वो धातु कैसी है, वो यौगिक कैसा स्थायी है। और 36 नहीं आ पाता तो कैसा है, अस्थायी है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है प्रभावी परमाणु क्रमांक? ये सिज्विक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक की धारणा सिज्विक ने प्रतिपादित की थी, और ये स्थायित्व को ही बताती है, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को। अगर जो धातु आयन है वो अपने से अगली अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या करते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। अगर वो अक्रिय गैस का जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 3D श्रेणी की धातुओं के पास, तो वो यौगिक स्थायी होते हैं। और नहीं हो पाते तो वो कम स्थायी होते हैं। तो इससे स्थायित्व को बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। हाँ जी, अब देखिए आगे। जैसे उदाहरण देखिए, ये दो यौगिक हैं आपके, एक तो K4 FeCN का होल 6, और दूसरा यौगिक है CuNH3 का होल 4 SO4। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी है या दोनों समान स्थायी हैं, स्थायित्व कैसा है इनका। तो इनका EAN ज्ञात करो। अब EAN ज्ञात करने के लिए हमें देखो, यहां पर पोटेशियम के 4 परमाणु, मतलब यहां पर +4 चार्ज है। जब यहां +4 है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है ना। इसके ऊपर -4 है, Fe का x मान लो, Cn का -1 होता है, x - 6 बराबर -4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ये अपन ने Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, ऑक्सीकरण नंबर। अब देखो Fe का EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या करोगे, Fe का परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक कितना है, 26। भाई परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 26 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और लिगेंड द्वारा, देखो एक लिगेंड है जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लोन पेयर देता है, 6, तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। 26 में से 2 गए तो 24, 24 + 12 36। और क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक भी क्या है, 36। तो इसका भी 36 है, ये भी 36। तो ये स्थायी यौगिक है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगली अक्रिय गैस के बराबर हो गया। इधर देखो, कॉपर का परमाणु क्रमांक वो निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था, x मान लिया, अमोनिया उदासीन है, x - 0 बराबर, सल्फेट पर -2 होता है तो इस पर +2, तो ये +2। तो कॉपर का क्या आ गया, +2। कॉपर कौन से नंबर पर आता है, EAN ज्ञात करो इसका। भाई कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, 29, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 गुणा 2।
27 प्लस 8 कितने हो गए? 35। देखो अगली गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन, जिसका 36 होता है, इसका 35 है, तो ये कम स्थायी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके बराबर नहीं हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन के जैसा नहीं हुआ, इस कारण से ये कम स्थायी है। तो ये इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक आ गया 35, इसका क्या है? 36। और एग्जांपल देखो, जैसे NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 -2। अब यहां पर देखो निकेल का ऑक्सीजन अंक कितना होगा? x -4 -2, तो x बराबर +2। अब इसका EAN निकालो। निकिल मन फेंक को नी कौन से नंबर पे आ गया? 28 -2 प्लस 4 दूनी 8, 26 प्लस 8 34। तो ये 34 है, इसका भी अगली अगली गैस के बराबर नहीं हुआ, 36 के बराबर, तो ये भी कम स्थायी है। और देखो एग्जांपल, COF6 -3, COF6 -3, x -6 बराबर -3, तो x बराबर +3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। अब इसका EAN ज्ञात करो। EAN निकालने के लिए कोबाल्ट मन फेंको 27वें नंबर पे, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या है? 27 -3 प्लस 6 दूनी 12, 27 में से 3 गए 24 प्लस 12 36, मतलब ये स्थायी होगी क्या? 36 हो गया ना, अगली अक्रिय गैस जैसा विन्यास आ गया, स्थायी। तो इस प्रकार से EAN ज्ञात किए जाते हैं, ये EAN निकालना आना चाहिए आपको। छोटा सा टॉपिक है ये, इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं अपन। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका कार्ब धात्विक यौगिक या धातु कार्बोनिल यौगिक। कार्ब धात्विक, कार्ब धात्विक यौगिक, या इनको धातु कार्बोनिल यौगिक भी बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। धातु कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित हो। वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कार्बोनिल लिगेंड CO लिगेंड उपस्थित हो, उन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। वे संकुल यौगिक जिनमें
वे संकुल यौगिक जिनमें CMA के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित हो, लिगेंड उपस्थित हो, धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। जैसे FeCO का होल 5, तो इसमें आयरन के साथ कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित है, इसलिए धातु कार्बोनिल यौगिक है, या कार्ब धात्विक यौगिक। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको, कार्बोनिल बोलते हैं। अब देखिए ये जो दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक केंद्र की, दूसरा बहुकेंद्र की। एक केंद्र, एक केंद्र की यौगिक क्या होते हैं? जिनमें केवल एक ही धातु परमाणु उपस्थित हो। इनमें केवल एक ही धातु परमाणु उपस्थित होता है। एक ही धातु परमाणु उपस्थित होता है। दूसरे होते हैं बहुकेंद्र की। बहुकेंद्र की क्या है? जिनमें एक से अधिक धातु परमाणु उपस्थित हो। जिनमें एक से अधिक धातु परमाणु उपस्थित हो। इनमें एक से अधिक धातु परमाणु, एक से अधिक धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक केंद्र की का उदाहरण है, ये वाला, ठीक है ना, ये एक केंद्र की का उदाहरण है। बहुकेंद्र की दो प्रकार के हैं। पहला है सम केंद्र की, मतलब जिसमें एक से अधिक धातु परमाणु तो है लेकिन सारे धातु परमाणु समान है। इनमें समान धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। इनमें समान धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए Mn3 CO12, दूसरा है विषम केंद्र की। इनमें असमान धातुएं उपस्थित होती हैं। इनमें असमान धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे FeNi
CO10, ये देखो एक से अधिक धातु परमाणु है, आयरन भी है और निकल भी है। तो ये आपके इनकी क्या होगी, डेफिनेशन और प्रकार। अब इनमें बंधन और देखेंगे, धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन, बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप देखिए धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन कौन कौन से बंधन हैं। धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन, तो इनमें दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। धातु कार्बोनिल यौगिकों में दो प्रकार का बंध पाए जाते हैं, दो प्रकार का बंधन पाया जाता है, पाया जाता है। दो प्रकार का कैसे, एक तो जो बंधन सिग्मा बंध, जो उपसह संयोजक बंध बनता है वो तो होता है सिग्मा बंध, सिग्मा बंधन। और दूसरा होता है पाई बंधन, पाई बंधन, जिसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, पश्च बंधन, पाई बंधन या पश्च बंधन। तो इन दोनों को देखना है हमें, ये पश्च बंधन पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सिग्मा बंध तो इजी है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सिग्मा बंध ही पढ़ रहे थे डीबीटी में। हमें पता है संकुल यौगिकों में जो सीएमए रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु, वो अपने रिक्त N-1D या NS, NP और ND कक्षकों में लिगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है, जिससे उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सिग्मा बंध तो क्या है, सीएमए अपने रिक्त N-1D, NS, NP और ND कक्षकों में लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, बंध बनाता है। तो इसमें तो क्या है, आपका जो मेटल है, मेटल के पास जो रिक्त संकृत कक्षक रहते हैं, ये क्या है, रिक्त संकृत कक्षक, रिक्त संकृत कक्षक। इसमें ये लिगेंड से, जैसे लिगेंड क्या है, कार्बोनिल, इसके पास जो लोन पेयर उपस्थित है उनको ये ग्रहण करता है अपने रिक्त संकृत कक्षकों में, और इनके बीच बॉन्ड बन जाता है, मेटल शेयरिंग हो जाती है। यहां पर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन केवल कार्बन द्वारा दिए जा रहे हैं, इसलिए इस बंध को अपन क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध। इस बंध को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध। और ये ग्रहण कर रहा है, धातु ग्रहण कर रहा है, तो इस धातु को, सीएमए को तो अपन बोलते हैं लुईस अम्ल। मेटल को क्या बोला जाता है, लुईस अम्ल, पढ़ी थी ना 11वीं क्लास में। और इसको क्या बोलेंगे, लुईस क्षार, क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं, और जो लोन पेयर का त्याग करते हैं लुईस क्षार। तो ये दूसरा जो पाई बंध, पाई या पश्च बंधन,
ये बनने के बाद जो आपके धातु कार्बोनिल यौगिकों में सिग्मा बंध बनने के बाद सिग्मा बंध बनने के बाद ये प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद सीएमए के जो असंकृत भरे हुए डी कक्षक होते हैं, सीएमए के असंकृत भरे हुए डी कक्षक अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को रिक्त पाई कक्षक लिगैंड के रिक्त पाई कक्षक में सहभाजित करके पाई बंध बनाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग कहते हैं, बंधन कहते हैं। ये आपको अच्छे से लिखना है, ये आपकी बुक में शायद नहीं है पर इसको ये ध्यान में रखना है। देखो, जो मेटल और मेटल के साथ लिगैंड, ये तो उपसहसंयोजक बंध बन गया। इसको बनने के बाद जो मेटल के पास असंकृत कक्षक के रहते हैं, मेटल के पास क्या है? असंकृत कक्षक है। और लिगैंड के पास क्या होते हैं? आपके जो आपके लिगैंड है CO, ये इस लिगैंड के पास पाई कक्षक है, खाली पाई कक्षक है। ये इनके साथ क्या हो जाता है? सहभाजित, इनके मध्य बंध बन जाता है ये। हाँ भाई, इसके जो पाई कक्षक थे, उन्होंने मेटल के जो असंकृत भरे हुए डी कक्षक थे उनके साथ क्या कर लिया? बंध बना लिया। तो ये बैक बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई? ये बैक बॉन्डिंग। और इस तरह से बंध बन जाते हैं। देखो, लिगैंड तो मेटल को लोन पेयर दे रहा है, तो ये उपसह संयोजक बंध बन रहा है, उपसह संयोजक। लेकिन मेटल भी तो लोन पेयर दे रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड, पाई बंध। ये पाई बंध या पश्च बंध, इस तरह से बंध बन जाते हैं। ये बाद में बनते हैं, ये प्रक्रिया होने के बाद। अब इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है CMA, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है खुद के लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पाई क्षार धातु। मेटल को अब क्या बोलते हैं? पाई क्षार धातु, मतलब पाई बॉन्ड में ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। और लिगैंड को बोलते हैं पाई अम्ल, लिगैंड। आई चीज समझ में?
जब उपसह संयोजक बंध बन रहा है तब तो ये लुईस अम्ल, ये लुईस क्षार है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है या बैक बॉन्डिंग होती है तो जो आपका धातु परमाणु है वो तो क्षार बन जाता है और ये क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। ठीक है भाई, ये आपके बैक बॉन्डिंग हो गई। इसको साफ साफ उतारना है आपको अपनी कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना काफी है। कल अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इनके उपयोग, उपसहसंयोजक यौगिकों के उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग।